साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल में। साथियों, आज हम एक नई श्रृंखला इकोनॉमिक्स की लेकर आए हैं, जिसमें आपको पूरा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, अर्थव्यवस्था की अगर बात कर लें तो अर्थव्यवस्था चाहे एक घर का हो और चाहे पूरे जो है राष्ट्र का, दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं होता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हमें, जैसे मान लीजिए, हमारे पास कुछ ऐसे संसाधन हैं जो सीमित है और उससे हमें सबको यूज में लाना है। मान लीजिए घर में 10 परिवार हैं और 10 परिवार को उसमें से थोड़ा थोड़ा वैल्यू तो चाहिए। आपने 1 किलो सेव लाया और घर में 15 लोग हैं, सभी सेवों की संख्या कितनी है? 10। अब आपको बांटना है, तो जाहिर सी बात है कि उस सेव को काटेंगे, काट के जितना हिस्सा जिसके हिस्से में जाएगा बराबर सबको बांटेंगे। इसको ही कहते हैं अर्थशास्त्र। या आप 10,000 कमाते हैं, 10,000 में घर की फीस भरनी है, रेंट देना है, मोबाइल रिचार्ज करना है, इन सभी चीज़ों को मिला के आप अपने अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। और अर्थशास्त्र आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जिस भी सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं उसकी नौकरी पाने के लिए, यानी अर्थशास्त्र आपको नौकरी दिलाता है, अर्थव्यवस्था आपका घर चलाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। साथियों, रोज़ सुबह आपको अर्थव्यवस्था की क्लास मिलती रहेगी इकोनॉमिक्स की। हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास का। तो साथियों, सन 1989 में अमेरिकी अर्थशास्त्री जॉन विलियमसन द्वारा वाशिंगटन सहमति शब्दावली प्रयोग में लाई गई, जिसके अंतर्गत उन्होंने लातीन अमेरिकी देशों के नीतिगत सुधार को बताया, जिन वाशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं की सहमति थी, जो इन्हें संकट से उबरने के 10 उपाय सुझाए थे। उन 10 उपायों को देखते हैं। वित्तीय अनुशासन, ब्याज दर उदारीकरण, व्यापार उदारीकरण, निजीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अंतर प्रवाह, उदारीकरण, प्रतिस्पर्धा, फूड विनिमय दर, कर सुधार, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक निजी खर्च। प्राथमिकताओं में जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, आधारभूत संरचनाओं पर भी इन्होंने ध्यान दिया। और अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया: आर्थिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र हुआ जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चा रूप में प्राप्त किया जाता है, जैसे उत्खनन, कृषि कार्य, मछली, पशुपालन इत्यादि। इस क्षेत्र से संबंधित, मतलब इस क्षेत्र को कृषि संबंधित गतिविधियों वाला क्षेत्र कहा जाता है। यानी आप लोग अगर पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, खेती करते हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। फिर द्वितीयक सेक्टर क्या है? वित्तीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में उपयोग करता है एवं पक्के माल बनाता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन, बिस्किट के इत्यादि। इस क्षेत्र में भी निर्माण का कार्य होता है, इसलिए इसे द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। साथियों, आपने प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जान लिया कि प्राथमिक क्षेत्र कृषि पर आधारित है। द्वितीयक क्षेत्र साधारण सी बात है, द्वितीयक क्षेत्र आपका औद्योगिक क्षेत्र पर आधारित है, जो हमारी कृषि के संबंधित जितनी भी, जैसे आप
अपने घर में गेहूं आपके घर में होता है, आपने उसे मंडी में बेच दिया, मंडी से फैक्ट्री वाला खरीद के ले गया, उसको आटा बनाया, आटा बना के पैकेट में पैक करके उसे बेचने के लिए बाजार में उतारा, तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। और आइए अब तृतीयक क्षेत्र के बारे में जानें। तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बैंकिंग, सीमा, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यटन इत्यादि इस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में उनके क्षेत्र को उसका सकल आय में क्या योगदान है, कितने लोगों को उन पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है, इन बातों के आधार पर उनका नामांकन किया जाता है। कृषि अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था को मिलाकर है। तो यह सेवा अर्थव्यवस्था, सेवा से आपका आशय हो गया होटल्स, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल्स, ट्रेन्स, बस, जो भी आपको कोई वस्तु नहीं देती बल्कि उसके बदले कुछ कार्य करके देती हैं, उसे सेवा क्षेत्र माना जाता है। जिस अर्थव्यवस्था में सकल उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन योगदान 50 से अधिक होता है एवं लोगों की आजीविका के लिए उस क्षेत्र पर निर्भर हो, तो कृषक अर्थव्यवस्था कही जाती है। वह अर्थव्यवस्था जैसे भारत हो गया, भारत के जीडीपी के तो नहीं, लेकिन भारत में अभी भी लगभग 50% लोग इस कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन वह जीडीपी का केवल 17% ही योगदान दे पाता है। तो इस क्षेत्र को आप स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषक अर्थव्यवस्था थी, लेकिन बाद में योगदान घटकर 17% रह गया। परंतु भारत में अभी 49% लोग इसी क्षेत्र पर निर्भर हैं। जो हमारी ग्रामीण आबादी है वह पूरा कृषक पर ही निर्भर है और इसे हम झुटला नहीं सकते। भारत अगर विकसित राष्ट्रों की तरफ बढ़ रहा है, विकासशील राष्ट्र है, तो उसके लिए इस क्षेत्र में सरकार को सुधार करनी चाहिए और सरकार इस क्षेत्र में सुधार करती है। फिर दूसरा है औद्योगिक अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जिसमें द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 50% हो या इससे अधिक होता है, इसी अनुपात में लोगों की आजीविका भी इस पर होती है। पूरा का पूरा यूरोप, अमेरिका स्थित है, मगर भारत इस क्षेत्र में अभी कोई ज़्यादा योगदान नहीं दे पाया है। भारत के पास औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ कम हैं। तीसरा है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सेवा क्षेत्र में उसके जीडीपी का 50% और योगदान हो एवं सेवा अर्थव्यवस्था, उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस भारत में इस क्षेत्र की भूमिका 55% से अधिक बना हुआ है। मतलब जीडीपी का जो 55% है उसे जो है भारत सेवा क्षेत्र से लेता है। जिस प्रकार किसी एक व्यक्ति की आय का आकलन किया जाता है, उसी प्रकार पूरे देश एवं पूरे विश्व के आय का आकलन करना संभव है। हालांकि विश्व के आय को मापने का तरीका मुश्किल है। विश्व की जो आय है उसको मापने का तरीका मुश्किल है। किसी भी देश के आय का आकलन करने के लिए अर्थशास्त्रियों ने तीन दृष्टिकोण को अपनाया, जिसमें जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, ये चार क्षेत्र हैं। तो पहला है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंकित मूल्य है। इसका आकलन सकल निवेश राष्ट्रीय निजी उपभोग द्वारा किया जाता है। सीधी सी बात है, आप पूरे भारत में मान लीजिए या किसी एक दुकानदार के दुकान पे अगर
जितने वो सामान, मान लीजिए 100 रुपये का सामान खरीद के लाया, 100 रुपये में उस पे अंकित मूल्य जितना रहेगा, मान लीजिए अंकित मूल्य 150 है, तो उस पे जीडीपी को निकालते हैं। अंकित मूल्य की बात करते हैं, मौद्रिक मूल्य एमआरपी की बात करता है। अर्थव्यवस्था में, वाणिज्य में ग्रास का मतलब वही होता है जो गणित में कुल या टोटल का मतलब होता है। गणित में टोटल जैसे निकलता है, वैसे अर्थशास्त्र में ग्रास का मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब देश और उसकी पूंजी से होने वाली गतिविधियों से है। मतलब डोमेस्टिक मतलब जो देश में जो पूंजियां हैं उनसे यह अवधारणा ली गई है। प्रोडक्ट वस्तु और सेवा है, तो आप समझ गए होंगे। और एक वर्ष के भीतर जीडीपी में होने वाले परिवर्तन अर्थव्यवस्था की वृद्धि करते हैं। एक वर्ष में जितना भी जीडीपी है वह अर्थव्यवस्था का, जैसे मान लीजिए पिछले वर्ष जीडीपी 100 रुपये थी और इस साल जीडीपी बढ़कर 115 रुपये हो गई, तो इसे कहेंगे कि 15% बढ़ा है देश की इकोनॉमी में। जीडीपी से देश के आंतरिक शक्ति का तो पता चलता है, लेकिन उसके उत्पादों, सेवाओं, गुणवत्ता का स्तर का पता नहीं चलता। वर्तमान में भारत में जीडीपी विश्व के तीसरे स्थान पे है। तो जीडीपी के हिसाब से एक भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पे है, जो अमेरिका चाइना से पीछे है। और एनडीपी, लेकिन भारत ऐसे छठे स्थान पे है अर्थव्यवस्था के मामले में। एनडीपी सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था के दौरान, शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान घिसावट को घटाकर प्राप्त जीडीपी को एनडीपी कहते हैं। एनडीपी जीडीपी, एक ट्रिक्स की बात कर ले तो जीडीपी घरेलू उत्पादों के लिए हो गया। एनडीपी यानी नेशनल, राष्ट्रीय जो सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके लिए आपके घर में मान लीजिए कोई भी वस्तु है, आपने उसे बाजार से खरीदा और उसका उपभोग करने लगे, तो वो जाहिर सी बात है वो कम, उसका दाम कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे पुराना होता जाएगा, घिसने लगेगा और ख़त्म हो जाएगा। सेम वही बात है। तो एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये एक वर्ष के दौरान घिसावट को घटाकर प्राप्त कर जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उत्पादन के दौरान उनके मूल्यों में कमी आती है। इसका मतलब उनके घिसने, टूटने, फूटने और घिसावट दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। भारत में इसका फैसला केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करता है। तो आप, सीधी सी बात है, जो भी अर्थव्यवस्था में घिसावट होगी तो एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस घिसावट। एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मतलब आप अगर कोई भी एक 100 रुपये का मान लीजिए एक पेन खरीद के लेकर आए और वो पेन आपने यूज किया, अब उस पेन को बाज़ार में बेचने गए तो उसकी कीमत, मान लीजिए लोहे का पेन है तो उसकी कीमत घटकर ही मिलेगी, क्योंकि वह पेन पुराना हो चुका है। तो वही मान लीजिए 100 रुपये का पेन है और आपने उसे मार्केट में ले जाके 22 रुपये का बेच दिया। ये जो 78 रुपये आए, यही आपका एनडीपी है। आइए अब आगे देखते हैं। तो घिसावट को कम करने का कोई तरीका नहीं है। अब घिसावट को कैसे कम करेंगे, इसका तो कोई तरीका नहीं है। इसको कम करने के अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। अलग अलग प्रयोग भले ही हैं, लेकिन यह एक कल्पना मात्र है, क्योंकि इसको बदला और चेंज नहीं किया जा सकता है। इसे कम करने के लिए अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। ये सब तो बातें कहने की हैं। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब तक हमने जीडीपी और एनडीपी देख लिया, अब जीएनपी देखते हैं।
तो यह राष्ट्रीय उत्पाद की बात करता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था का उसके जीडीपी में विदेश से होने वाली आय को जोड़कर हासिल किया जा सकता है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। इनके निम्न पहलू हैं, जैसे पहला, निजी प्रेषण। भारत के लोग विश्व के अन्य देशों में काम करने जाते हैं, वहाँ होने वाली आमदनी को निजी परिसर में रखा जाता है। भारत इस समय विश्व का सबसे ज़्यादा लाभ उठा रहा है, तो भारत इसका सबसे ज़्यादा लाभ उठा रहा है इस समय। और यह भारत के द्वारा लगभग, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति भारतीय है और वह विदेश गया काम करने के लिए, तो उसके द्वारा जो भी पैसे भेजे जाते हैं वह जैसे डॉलर में आए, तो इससे क्या होगा कि हमारे मुद्रा भंडार में डॉलर की जो उपलब्धता होगी वह बढ़ेगी। डॉलर बढ़ेगा जिससे हमारे पास अमेरिका से परचेजिंग पावर की शक्ति जो है वो बढ़ेगी, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार में जमा होगा। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे अब मान लीजिए कोई व्यक्ति $1 भेजा तो उससे 80 रुपये पे करने पड़ेंगे, तो इससे इकोनॉमिक पर थोड़ा असर पड़ता है, लेकिन हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में पैसे जमा होते हैं। विदेशी का ब्याज विदेशी ऋण के ब्याज के लेन देन के परिणाम का है। तो विदेशियों द्वारा जो भी लेन देन किया जाता है उसके परिणाम का है। भारत इसमें होने वाले आय नकारात्मक रूप में है, क्योंकि भारत अधिक विदेशी ऋण लिया है और कम दिया है। तो दूसरी बात ये कही गई है कि भारत के पास विदेशी ऋण, मान लीजिए भारत श्रीलंका को ऋण दे दिया, पाकिस्तान को ऋण दे दिया, लेकिन भारत लेगा कैसे? भारत लेता भी है ऋण। अब भारत की ज़रूरतें बड़ी हैं तो वो ज़्यादा ऋण लेगा, वह अमेरिका, रूस, चीन से ऋण लेगा। तो इन सब ऋणों को जो है देखा जाए तो भारत के पास इस समय घाटे वाली व्यवस्था है इसमें। तो एनएनपी, आइए देखते हैं एनएनपी क्या है। जीएनपी में घिसावट को घटाने के बाद चाहे जो बची है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट, यानी आपने जीएनपी जो हमारा अब तक का विदेशी निवेश है या लेन देन है, उससे एनएनपी को निकालने के लिए उससे जीएनपी या माइनस जो घिसावट हुई है उसको घटाकर ज्ञात किया जा सकता है। हमारे जो सरकार है वो घिसावट की दर रईसी इलाकों में 1% बिल्डिंगों का घिसावट दर है और 15% वाहनों का, जिसे अब बढ़ाकर मुझे लगता है 33% या कुछ ऐसे कर दिया गया है, जिससे भारी वाहन जो हैं, जैसे 6 व्हीलर से जो बड़े वाहन हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाए। तो विदेशी ऋण के ब्याज के लेन देन का परिणाम है। तो विदेशी ऋणों का ब्याज जो है, विदेशी ऋण भारत में इसे होने वाली आय नकारात्मक रूप में है, क्योंकि भारत अधिक विदेशी ऋण लिया है और कम दिया है। एनएनपी जीएनपी में से घिसावट को घटाने के बाद चाहे बची हो उसे अर्थव्यवस्था का, तो ये हम लोग देख चुके हैं। और आइए आगे देखते हैं। तो हम एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। यह आय सालाना होती है। मान लीजिए जीएनपी माइनस घिसावट, जो घिसावट हुई है, घिसावट अपान जितनी भी
नागरिकों की संख्या, तो इससे पर कैपिटा इनकम क्या है ये पता चलता है। राष्ट्रीय आय का गणना करते समय लागत और मूल्य का ध्यान रखा जाता है। किसी वस्तु सेवा के मूल्य की गणना या तो कारक लागत या फिर बाजार लागत पर होता है। कारक लागत मूलतः निवेश की गई होती है। उत्पादक लागत प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। फिर बाजार लागत वस्तु की उत्पादन लागत पर अप्रत्यक्ष कर जोड़ने के बाद प्राप्त होती है, जैसे जीएसटी केंद्र सरकारों, सनवेट केंद्र सरकारों का उत्पादन शुल्क, सीएसटी इत्यादि केंद्रीय सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं। इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने जनवरी 2015 में राष्ट्रीय लेखा एवं संशोधित आंकड़े जारी किए। राष्ट्रीय लेखा द्वारा संशोधित आंकड़े जारी किए, जिसमें 2 परिवर्तन किए गए, जिसमें आधार वर्ष 2004-5 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया। सांख्यिकी आयोग की अनुशंसा के आधार पर किया गया। यह सांख्यिकी आयोग है, उसकी अनुशंसा के आधार पर किया गया था। तो साथियों, एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हमारी अर्थव्यवस्था एक घर की अर्थव्यवस्था सेम ही है लगभग, और जीडीपी जो होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी सकल घरेलू उत्पाद है। उसके बाद जीएनपी, फिर एनएनपी। तो आपको हमने समझा दिया है। आइए अब कल मिलते हैं फिर नई क्लास में अर्थव्यवस्था के साथ। तो साथियों, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अपने साथियों, दोस्तों, मित्रों को जोड़ें। तब तक के लिए जय हिंद,